नमस्कार विद्यार्थियों। आज समाजशास्त्र की कक्षा में आपके साथ में एक आधुनिक समाजशास्त्री विचारक पेट्रिम सोरोकिन के सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा। रूस के समाजशास्त्री पेट्रिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन का जन्म 21 जनवरी 1889 को हुआ था। आप आधुनिक समाजशास्त्री के रूप में इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि समाजशास्त्र में जितना लेखन पेट्रिम सोरोकिन ने किया है उतना किसी भी समाजशास्त्री ने नहीं किया। इन्होंने समाजशास्त्री परिभाषा भी दी, सामाजिक गतिशीलता भी दी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिया, काफ़ी बातों पे इन्होंने अध्ययन किया। वास्तव में पेट्रिम सोरोकिन बचपन से ही बहुत ही योग्य विद्यार्थी रहे। एक कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से आपने 1800 में आपने पढ़ाई शुरू करी थी और यहाँ से 1914 में अपराधशास्त्र में आप पहले आपका वो हुआ स्नातक की परीक्षा। इसके बाद धीरे धीरे करते गए। रशियन क्रांति में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेनिन का आपने बहुत जम के विरोध किया और ट्रॉट्स्की लेनिन के विरोध के कारण ही इनको 3 बार जेल भी जाना पड़ा। आपकी इतनी ज़्यादा संलग्नता थी कि अंततः रशियन गवर्नमेंट ने, रसिया की सरकार ने कहा इनको देश से निर्वासित कर दिया और रॉस समाजशास्त्री रॉस के निमंत्रण पे आप अमेरिका 1923 में गए और वहीं के नागरिकता भी आपने ले लिया और वहाँ के नागरिक बन गए। मर्टन जो इनके शिष्य हैं वो तो कहते हैं कि क्रांति और युद्ध का विश्लेषण जो पेट्रिम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन ने किया है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अतुलनीय कार है। तो ऐसे पेट्रिम सोरोकिन जो है इनकी बहुत सी किताबें हैं। मैंने पहले ही कहा सबसे ज़्यादा लेखनकार पेट्रिम सोरोकिन ने किया। सबसे पहली किताब इनकी 1913 में आई थी, अपराध और दंड। फिर एलिमेंट ऑफ सोशलॉजी इनकी आई 1919 में। सिस्टम ऑफ सोशलॉजी 1920 में आई। द सोशलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन 1925 में आई। सोशल मोबिलिटी इनकी 1927 में आई। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी 1947 में। प्रिंसिपल ऑफ रूरल सोशलॉजी 1921 में। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके बारे में सभी विद्यार्थियों को जानना बहुत जरूरी है। पेट्रिम सोरोकिन कहते हैं समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान। उन्होंने एक जनरल साइंस की बात की है, इसको विशिष्ट नहीं कहते। ये बोले एक सामान्य, सभी विज्ञान सामान्य होते हैं, इनका कहना है। सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत इन्होंने दिया, सोशल मोबिलिटी, थ्योरी ऑफ सोशल मोबिलिटी इनका था, है ना। इनका कहना था समाज का संगठन, सामाजिक गतिशीलता के सिद्धांत की जब बात करते हैं बोलते सामाजिक संगठन कभी भी स्थिर रूप में नहीं होते। बोले कोई भी सामाजिक संगठन स्थिर कांस्टेंट नहीं रह सकता, उसमें हर समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन की होती गतिशीलता उसमें बनी रहती है और उसी के लिए वो कहते हैं कि हमेशा बदलाव होता रहता है। समाजशास्त्र को आपने कहा एक सामान्य समाजशास्त्र है क्योंकि इसको 2 प्रकार से उन्होंने बताया कि सामान्य समाजशास्त्र इस दृष्टि में कहते हैं ये उन लक्षणों का ही अध्ययन करता है जो सामाजिक सांस्कृतिक घटना में घटते हैं, इसलिए सामान्य समाजशास्त्र है। विशेष समाजशास्त्र ये इस दृष्टि से कहते हैं जब हम 2 या 2 से अधिक संस्कृतियां जिनमें समान लक्षण होते हैं, जब हम 2 या 2 से अधिक संस्कृतियां जिनमें समान लक्षण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, तब समाजशास्त्र एक विशेष समाजशास्त्र के रूप में देखा जाता है। सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स जो है इनकी किताब सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स, इसमें इन्होंने संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों की व्यापक चर्चा की है, परिवर्तनों की विवेचना की है। पेट्रिम सोरोकिन कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन है वो उसको इन्होंने घड़ी के पेंडुलम की तरह से देखा। जैसे आपने देखा घड़ी का पेंडुलम जितना इधर जाता है फिर उतना ही इधर आता है। ये बोलते हैं ये इसी प्रकार से घड़ी के पेंडुलम की तरह से समाज में परिवर्तन होते रहे, कभी ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर इधर जाते हैं, इस तरीके से परिवर्तन होता रहता है। और संस्कृति की जो उन्होंने विवेचना की है, संस्कृति उन्होंने कहा कि मानव की चेतन अचेतन, मानव के हमारे जो है ना चेतन अचेतन क्रियाएं होती उसका रिजल्ट कल्चर है। दूसरी चीज संस्कृति के वो कहते हैं ये मानव निर्मित भौतिक अभौतिक
मनुष्य के द्वारा, हमारे द्वारा, आपके द्वारा निर्मित जितने भी भौतिक अभौतिक तत्वों का इसमें समावेश होता है। धर्म, कला, विश्वास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। धर्म, समाज में धर्म भी होती है, कला भी होता है, विश्वास भी होता है, विज्ञान भी होता है और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी भी होती है। ये सभी का सब जो है वो कहते हैं कि वास्तव में संस्कृति है। अब संस्कृति के प्रकार देखिए, इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई है। एक होती है चेतनात्मक सेंसेट कल्चर, चेतनात्मक संस्कृति। दूसरी इन्होंने बताई भावनात्मक या विचार परक संस्कृति, आइडियलिस्टिक संस्कृति। तीसरी इन्हें आदर्शात्मक संस्कृति यानी आइडियलिक फॉर्म। तो चेतनात्मक संस्कृति जो है इसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका स्वाद लिया जा सकता है, इसको सूंघ सकते हैं। भावनात्मक सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं और चेतनात्मक और भावनात्मक दोनों को जब मिल जाती हैं तो आदर्शात्मक संस्कृति बनती है। यानी एक छोर जो है चेतनात्मक और दूसरा छोर भावनात्मक, यानी एक सीधी रॉड है जिसका एक सिरा चेतनात्मक है तो दूसरा सिरा भावनात्मक। इन दोनों के मिलने से जो संस्कृति बन रही है, रॉड जो बनती है, वो उसको कहते हैं ये आदर्शात्मक संस्कृति। दुर्खीम ने कहा इतिहास जो है, इन्हें 2500 साल के इतिहास का अध्ययन करके बताया कि इन 3 संस्कृतियों से गुजरता रहा। हमारी चेतना या इंद्रपरक संस्कृति जो है, विचार परक ये और भावनात्मक, इन दोनों के बीच से नई संस्कृति बनती है। फिर आदर्श इंद्रियों से जो चेतनात्मक संस्कृति है, ये वास्तव में सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जानना है। हम जो चेतनात्मक संस्कृति की बात करते हैं, इंद्रिय परक संस्कृति की बात करते हैं, सोरोकिन कहते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से चेतना को जानना है, सत्य को जानना, सत्य को प्रत्यक्ष रूप से जानना ही चेतनात्मक संस्कृति है। यानी हम अपने इंद्रिय से अनुभव ही अंतिम सत्य है। इसमें हमारी इंद्रियां जो तय कर लेती हैं वही अंतिम सत्य है, ये कहलाता है चेतनात्मक संस्कृति। शुरुआती दौर में समाज में इसी प्रकार की संस्कृति थी। अब इसके बाद कहते हैं कि चेतनात्मक संस्कृति वास्तव में क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, परिवर्तन है, चेंजेस है, उफान है, उजास है, उद्विकास का क्रम है और प्रगति में होने वाले रूपांतरण को वो भावनात्मक संस्कृति कहते हैं, चेतनात्मक संस्कृति कहते हैं। दूसरी संस्कृति उन्होंने कहा चेतनात्मक के बाद जो प्रकार बताया भावनात्मक या विचार परक। ये भावनात्मक संस्कृति जो है या विचार परक संस्कृति, ये चेतनात्मक से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं पारलौकिक सत्य, जो पारलौकिक सत्य है और हमारे जो शाश्वत विचार हैं वो होते हैं जिसे इंद्रियां देख नहीं रही हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी इंद्रियां उनको देख ही नहीं पाती हैं। वास्तव में वही पारलौकिक सत्य है, वही शाश्वत विचार है। जिसे हम देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, उसके परे भी एक और सत्य छुपा है। ये कहलाता है विचारात्मक संस्कृति। और इन्हीं दोनों के मिला के मतलब आपके चेतनात्मक या इंद्रपरक संस्कृति और पारलौकिक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, इन दोनों को जोड़ के जब बनती है एक आदर्शात्मक संस्कृति। अब इन्होंने जीवन के अंतिम मूल और सर्वोच्च मूल पर आधारित संस्कृति का इनका स्पष्टीकरण देखिए। इसको अपन 2 चीजों में, एक संस्कृति, एक कॉलम में एक संस्कृति रखिए, दूसरे में अंतिम सत्य क्या है और जीवन के सर्वोच्च मूल क्या होना चाहिए। इन 2 कैटेगरी में नए संस्कृतियों को, तीनों को डिवाइड करके विश्लेषित किया। पहला चेतनात्मक या इंद्रपरक संस्कृति, सेंसेट कल्चर। इसमें अंतिम सत्य क्या है, वही अंतिम सत्य है। सोरोकिन कहते हैं चेतनात्मक संस्कृति में वही अंतिम सत्य है जो हमको दिखाई देता है, जिसका हमें अनुभव होता है। ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा, मकान, कपड़ा, रोटी, मशीन, मोबाइल फोन, चश्मा, कंप्यूटर, ये सब जीवन के अंतिम सत्य हैं। और वो कहते हैं ये जीवन के अंतिम सत्य हैं, लेकिन वास्तव में जीवन के सर्वोच्च मूल क्या होना चाहिए, इस पे उन्होंने कहा बहुत चेतनात्मक संस्कृति में। बोले जब हमारी संस्कृति, हमारे जीवन का अंतिम सत्य चेतनापरक वस्तुएं हैं जो समाज की सर्वोच्चता है, तो फिर ठीक है ना, खूब खाओ पियो और मौज करो, यही होना चाहिए हमारे यहाँ। इसलिए वो कहते हैं समाज में भौतिक वस्तुओं का, क्योंकि हमारा जीवन है ना, हमने अंतिम सत्य मान लिया है कि सारी चीजें जो हैं भौतिक चीजें ही अंतिम सत्य हैं, तो खूब खाओ पियो मौज करो। इसलिए समाज में भौतिक वस्तुओं का आज अधिक से अधिक उपभोग हो रहा है।
इसलिए कहते हैं समाज में भौतिक चीजों का उपयोग अधिक हो रहा है और विज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद दूसरा क्रम आता है जो विचारात्मक संस्कृति, आइडेशनल कल्चर। ये कहते हैं चेतनात्मक संस्कृति, इंद्रबोध सत्य नहीं है। चेतना या हमारी चेतना जो है वो सत्य नहीं है। ये संसार तो नश्वर है। व्यक्ति हुआ, मकान हुआ, मशीन, शरीर, सब एक ना एक दिन नष्ट ही होंगे। यहाँ अंतिम सत्य की बात उनकी ये दार्शनिक बात पे आते हैं। इसलिए सत्य नहीं हो सकते। सत्य तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से बाहर की चीज ही सत्य है। और इसी का वो कहते हैं, इसके आधार पर उन्होंने जो सर्वोच्च मूल कहा जीवन का, वो है चेतना, इंद्रियबोध को असत्य मानना और सत्य की कल्पना एक शाश्वत रूप में हम नहीं कर सकते। इसके लिए त्याग ही समाज में सर्वोपरि है। बोले हमको समाज में व्यक्ति को त्याग ही करना चाहिए। जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागने पर जोर देते हैं वही सच्चे हैं। इसलिए उनने भारतीय दर्शन के संन्यास, आश्रम और मोक्ष को महत्वपूर्ण माना। और जैन धर्म भी देखिए, सोरोकिन कहते हैं जैन धर्म भी इसी जीवन के सर्वोच्च मूल पर टिका है। अब तीसरी जो आदर्शात्मक संस्कृति की, आइडियलिस्टिक कल्चर की बात करते हैं, उसमें उन्होंने का अंतिम सत्य क्या है? हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं, वह भी सत्य है। और जो कुछ हम अपने आसपास नहीं देख पाते, वह भी सत्य है। अब इसमें जीवन के सर्वोच्च मूल उन्होंने क्या बताया? जब ये अवस्था आ जाती है तो व्यक्ति भौतिक जीवन को निर्लिप्त रूप से भोगने के सर्वोच्च मूल मानता है। खूब भोगो, उपभोग करो। गीता का कर्म दर्शन इसका सटीक उदाहरण है। वो कहते हैं गीता का जो कर्म दर्शन है उसका सटीक उदाहरण है। बोले व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, यानी फल की आशा नहीं करना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन को यही कहा ना उनने कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अब ये जो उनका सिद्धांत है, ये उन्होंने जो तीनों संस्कृतियों की अलग अलग व्याख्या करी है, इसके आधार पे समाजशास्त्रियों ने, दूसरे समाजशास्त्रियों ने इसको नहीं माना। पश्चिम का समाजशास्त्र तो सोरोकिन को पूरी तरह से नकारता है, लेकिन भारतीय समाजशास्त्री चूंकि भारतीय दर्शन को ही उन्हें चित्रार्थ करके रखा, उसको बहुत मानते हैं। तो सोरोकिन जो करते हैं, उन्हें जीवन मूल और सर्वोच्च मूल्यों के आधार पर संस्कृति की व्याख्या की है। उनका कहना है कि जीवन मूल और सर्वोच्च मूल्यों के आधार पर हमको संस्कृति को देखना चाहिए। अब इस पे वो कहते हैं, रॉबर्ट बीरस्टीन ने इनकी व्याख्या करते हुए कहा कि सोरोकिन कह रहे हैं जब हम पियानो की कुंजी की को दबाते हैं तो उससे आवाज निकलती है। अब अगर जोर से दबाते हैं तो आवाज का वॉल्यूम, आवृत्ति और बढ़ जाती है, और जब अगर बहुत ज्यादा जवाब देते हैं तो पियानो टूट जाता है। उनका मतलब है बीरस्टीन का, चेतनात्मक संस्कृति जब अपने उच्चतम स्तर पर आ जाती है तो वो विचारात्मक या भावात्मक संस्कृति पे आ रहा, और जब ये दोनों ही बहुत ज्यादा मिक्स हो जाती हैं तो आदर्श यानी वो स्थिति आएगी नहीं। अब इसकी आलोचना कई समाजशास्त्रियों ने की है, जिसमें अपन सामान्य रूप से देखते हैं। लुई नाइडर तो कहते हैं कि सोरोकिन ने अपने सिद्धांतों को एक रोमांटिक तस्वीर पेश की है। सोरोकिन ने अपने सिद्धांतों की रोमांटिक तस्वीर पेश की है, जिसमें तर्क तो है ही नहीं, इसलिए ये मानने योग्य नहीं है। कोजर कहते हैं सोरोकिन जो कह रहा है, उसने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की जो व्याख्या की है उसमें स्पष्टता नहीं है। सोरोकिन के सिद्धांत में ये तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध करना चाहा कि प्रत्येक समाज एक सांस्कृतिक व्यवस्था से दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तित होता है, लेकिन इसमें इतना लंबा समय निकल जाता है कि इसका हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसलिए अव्यावहारिक है। वो कहते हैं आंतरिक शक्ति की व्याख्या स्पष्ट नहीं कर रहा है, बिना व्याख्या के हम कैसे किसी सिद्धांत को माने। हावर्ड बेकर तो कहते हैं कि सोरोकिन के विचार वास्तविक सत्य अनंत हैं, कि उन्होंने आलोचना की। बोले ये धार्मिक संतों के विचार हैं, ये वैज्ञानिक विचार नहीं है। रोसाइट्स कहते हैं आपने संस्कृति के सभी स्वरूपों में से उत्तम तत्वों को तो चुन लिया, लेकिन संस्कृति के रागात्मक के अलग अलग रागों को आपने चुना ही नहीं। तो ओवरऑल अपन देखें तो सोरोकिन का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, उनकी व्यापक ऐतिहासिक अभिरुचि और तथ्यगत विश्लेषण करने की असीम बौद्धिक शक्ति का एक उत्कृष्ट रूप है। इसलिए विद्वान कहते हैं कि सोरोकिन जो हैं अगस्ट काम, इमाइल दुर्खीम और क्रोपोटकिन के वास्तविक बौद्धिक उत्तराधिकारी, मतलब इंटेलेक्चुअल उत्तराधिकारी मानते हैं लोग आप। और पश्चिम ने जरूर इनको नहीं माना, लेकिन आज भी इस रशियन समाजशास्त्री, इस रूसी समाजशास्त्री को यूरोप में
बहुत ज़्यादा माना जाता है, यूरोप कह रहे भारत में बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है। ये बहुत ही पिटरिन सोरोकिन का सिद्धांत काफ़ी सिद्धांत है, और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, सबसे ज़्यादा लेखन करने वाले समाजशास्त्री पिटरिन सोरोकिन है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। कल फिर हम एक नए समाजशास्त्री के साथ आपके साथ जुड़ेंगे।